अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीपल्स पार्टी ने अहम तवक्को के मुताबिक जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द-ए-अमल दिया है। कुछ आ रही हैं रुकावटें, जिसकी वजह से इजलास भी कुछ मुलतवी किए गए हैं, लेकिन ये रुकावटें किस हद तक होंगी ये आपके सामने रख देंगे। इसके अलावा जजेस के रिएक्शन की बड़ी बात हो रही है और जाहिर है जजेस को भी सब पता है कि क्या हो रहा है और नई जो अदालतें बनने जा रही हैं तो किसका क्या रोल होगा। इसके हवाले से आज दिलचस्प कम्युनिकेशन हुई है कुछ जजेस की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे और फिर ये भी बताएंगे आपको कि क्या इस पूरी तरमीम के ज़रिए जमहूरियत का बिस्तर ही गोल किया जा रहा है। इसके लिए ऐसा लगता है कि गैर महसूस तरीके से एक बयानिया भी बनाने की कोशिश हो रही है और उसकी कुछ चीज़ें जो है वो आपके साथ रखेंगे। पीटीआई के बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा फाइनली गिरफ्तार हो गए हैं। उन्होंने गिरफ्तारी देना ही थी, लेकिन रात गई ये खबरें आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कैसे उनकी सारी गिरफ्तारी का जो मामला है आगे बढ़ा, इसके ऊपर भी आपको बताते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से क्या बाज़गश्त चल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सदारत में पीपल्स पार्टी की CAC का इजलास हुआ, जिसमें उनके सीनियर रहनुमाओं ने गुफ्तगू की। खबरें आ रही है कि काफ़ी अंदर जो है वो गर्मा गर्मी हुई ये वो। हालांकि सारे रहनुमाओं को पता है कि वो किस मुश्किल में फंसे हुए हैं। मुश्किल इन द सेंस कि उन्हें पता है कि उनके पास कितनी आज़ादी है, फिर भी वो इतनी गर्मा गर्म बातें करते हैं। बड़ी हैरत की बात है। एनीवेज, इन दी एंड उन्होंने वही अनाउंस किया जो कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे और अब तो ये बात खुलेआम सब कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी इन दी एंड करेगी वही जो उसको कहा जाएगा। जहाँ तक ये 18वीं तरमीम की बात है, NFC की बात है, उसके ऊपर वो थोड़ी सी दिखाएगी नखरे वखरे और फिर कहेंगे देखें जी, हमने तो वसी तर कौमी मुफाद में 243 को तो सपोर्ट कर दिया, लेकिन हमने जजेस को भी सपोर्ट कर दिया है, आईनी अदालत भी बन गई है, लेकिन हम जो 18वीं तरमीम है उसका क्रेडिट अपने पास रखेंगे और हम उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे वगैरह वगैरह। तो ये एक बड़ा ऑब्वियस था कि कुछ दिखाकर और कुछ और असल में उसके मकासद जो हैं तरमीम के वो हासिल कर लिए जाएं। बिल्कुल तवक्को के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी 27वीं आनी तरमीम के हवाले से जो कुछ चीज़ें हमारे सामने थी उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आर्टिकल 243 में जो चेंजेस के हवाले से बात हो रही है और उसको उन्होंने थोड़ा सा जो एक्सप्लेन किया वो यही था जो हम आपको पहले से ही बता रहे हैं कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं एक और आईनी ओहदे की तरफ उनको ले जाया जा रहा है। एक आईनी ओहदा जो है वो क्रिएट किया जा रहा है और उसको अब आप चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कह लें या कुछ और नाम दे लें, लेकिन कुछ जो भी ओहदा जो है वो क्रिएट किया जा रहा है उसके हवाले से जो भी अमेंडमेंट 243 में होगी उसको जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मामलात हैं बाकी उसके ऊपर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हम जो है उसके ऊपर मज़ीद अभी गुफ्तगू करेंगे और उसके लिए एक दिन के लिए इजलास मुलतवी किया गया। आज दोबारा उनका इजलास होगा और उसमें फर्दर वो डिस्कशन करेंगे। इस सारे नतीजे में हुआ ये कि जो कैबिनेट मीटिंग थी आज के रोज़ उसको मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि कैबिनेट में आज ये तरमीम जो थी वो पेश किया जाना थी, उसने मंजूर होना था, फिर इसको हाउसेज में लाया जाना था, लेकिन चूंकि कैबिनेट ने ही इसको फिलहाल मंजूर नहीं किया तो उसके बाद अब ये हुआ है कि जो सेनेट इजलास है उसको भी आगे बढ़ा दिया गया, मुलतवी कर दिया गया और कौमी असम्बली का जो इजलास है उसको भी आगे बढ़ा दिया गया है और उसको भी अभी फ़िलहाल पोस्टपोन किया गया है। इसका मकसद यही नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ज़रा अपनी जो डायरेक्शंस के मुताबिक पूरी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंगली चले और वो फिर आके आज मज़ीद बात करके यही कहेंगे कि जी 18वीं तरमीम के ऊपर हम बिल्कुल स्टैंड लिए हुए हैं वगैरह वगैरह, और फिर उसके ऊपर कम्युनिकेट किया जाएगा PMLN को कि जनाब इन चीज़ों पे हम आपका साथ नहीं दे सकते। वो कहेंगे अच्छा जी हम ठीक है, जिन पे कंसेंसस नहीं हो रहा वो काम हम नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सारी खिचड़ी जो है वो इस तरीके से पकाई जाएगी, लेकिन असल जो इसमें दो मेन टारगेट्स थे वो बहरहाल अचीव कर लिए जाएंगे। एक तो आर्टिकल 243 में जो अमेंडमेंट का टारगेट था और दूसरा मामला है जो कि आईनी अदालत की फॉर्मेशन का। इसी के तहत जो अदलिया में दीगर इन्होंने चेंजेस करने हैं, ट्रांसफ़र करनी है, जुडिशल मजिस्ट्री निज़ाम जो है उसकी भी बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें अब आईनी अदालत के हवाले से जो अहम खबर आ रही है वो ये कि
इसकी बिल्डिंग भी सिलेक्ट कर ली गई है और तय ये पाया है कि जो फेडरल शरिया कोर्ट है उसके अंदर आईनी अदालत के जजेस को जगह दे दी जाएगी, वो यहाँ बैठ जाएंगे। कोई 9 रुकनी में भी ये आईनी अदालत बना दी जाए। और दूसरी तरफ जो फेडरल शरिया कोर्ट के जजेस हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पर जगह दे दी जाएगी, उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंतजामात के लिए हिदायत मिल चुकी हैं और साफ़ सफाई और जो मुनासिब अरेंजमेंट्स हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। तो तरमीम अभी मुकम्मल तौर पर मंजूर हुई नहीं है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और इसीलिए जो ज़रूरी इंतजामात हैं वो करने शुरू कर दिए गए हैं। बिल्डिंग तो असल में इशू नहीं है, असल मसला तो ये है कि किसके पास क्या पावर्स रह जाएंगी। इस हवाले से आज जजेस ने भी कुछ बातें की हैं, कुछ रिमार्क्स उनके सामने आए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, सरफराज डोगर साहब को लाके जजेस की सीनियरिटी दी गई वो अलग बात है, लेकिन वैसे उन्होंने ही चीफ जस्टिस बनना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एनीवेज उन्होंने आज एक कमेंट करते हुए ये बात कही कि किसी मुकदमे में किसी लॉयर की तरफ से ये इस्तदा की गई कि दिसंबर के लिए डेट दे दें, तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि नवंबर की ही डेट ले लें, दिसंबर में पता नहीं हम हों या ना हों। तो जजेस को ये आइडिया हो रहा है कि जिस अंदाज से ये चीज़ें चलाई जा रही हैं, इन जजेस को कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इन जजेस को निकालने का बंदोबस्त किया जा सकता है, कोई भी इनके ऊपर हथौड़ा चलाकर इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकाला जा सकता है। तो जजेस ने इसको पहले से जान रखा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। दूसरी तरफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अदालत में भी फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो एक केस की समाअत के दौरान बात कर रहे थे, तो उन्होंने इस पर भी बात की तो कि भाई आप जजेस जो हैं वो अगर शिफ्ट हो गए या इस तरह, तो उन्होंने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर शिफ्ट भी हो जाएं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर इमारत बदल जाए, इख्तियारात तो वही रहेंगे। तो ये तमाम जो सारी टर्मिनोलॉजी और जजेस के रिमार्क्स हैं ये बताते हैं कि उन्हें पता है कि एग्जैक्टली किसको टारगेट किया जा रहा है और किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जी जजेस को इस 27वीं तरमीम के आने से पहले ही रेजिस्टेंस स्टार्ट करनी चाहिए, बहुत हो चुका, अदलिया का पूरा इदारा जो है वो मिसमार कर दिया गया है, मफलूज कर दिया गया है और इसके ऊपर जजेस ने जो खामोशी इख्तियार किए रखी उसने ना सिर्फ ये कि मुल्क के अदालती निज़ाम खुद जजेस को बल्कि इसके साथ साथ पूरे अवाम को जो तकलीफ़ पहुंचाई है वो सबके सामने है। तो जब आपकी जुडिशरी कोलैप्स कर जाए तो फिर आम आदमी इंसाफ के हुसूल के लिए किसकी तरफ देखेगा। तो बहुत से लोग ये ख्याल जाहिर कर रहे थे कि शायद सीनियर जजेस की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए मिल के और एक धमाका खेज़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें वो इसको बिल्कुल रजिस्ट करें और मुखालफत करें इस तरमीम की और उसके लिए एक तहरीक का बाकायदा ऐलान करें। गोया वो कुछ इस तरह का मामला देख रहे थे कि जिस तरह चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं वो लीड कर रहे थे एक तहरीक को, तो वो इसी तरह की कोई मूवमेंट चलाएं। पहली बात तो ये कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जब मूवमेंट लीड की थी तो आपको याद होगा कि उस वक्त वो माजूल कर दिए गए थे और वो माजूली के दौरान जो पीरियड था तो उसमें वो मुख्तलिफ बार्स में जाते थे, खिताब करते थे और मुख्तलिफ जगहों पे तकरीरें करते थे, लेकिन वो उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, उस ओहदे पे बहाल नहीं थे। जबकि इन जजेस का प्रॉब्लम ये कि ये सब सिटिंग जजेस हैं, ये अभी भी जजेस हैं और एक जज के खिलाफ ये मिसकंडक्ट का केस बन जाया करता है अगर वो पब्लिकली आकर इस तरह के मामलात के ऊपर कोई मूवमेंट लीड कर रहा है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है या इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक तो ये उनके लिए, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो ऐसा नहीं करें, अगर वो मिसकंडक्ट नहीं भी करें, अगर वो नई भी मूवमेंट चलाएं तो क्या उनकी कोई बचत है? बचत तो उनकी फिर भी नज़र नहीं आ रही। तो एक दफ़ा अब वो चाहे अदरवाइज़ आके उन्हें निकाला जाए या उनको किसी भी वजह से चीज़ों के हवाले से तंग किया जाए, वो उन्हें बर्दाश्त है, या ख़ुद ही आके एक दफ़ा वो सामने से आके लड़ाई लड़ लें वो उन्हें बर्दाश्त है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो किसी तहरीक का आप सोच भी रहे हैं तो शायद अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका बेस्ट टाइम वो था कि जब 26वीं आईनी तरमीम की जा रही थी तो उस टाइम जजेस के पास कुछ ना कुछ पावर्स भी थी इंटरनली, और कुछ अगर तहरीक चलाने का मूड था तो उस वक्त तहरीक के लिए भी वो सोच सकते थे। उस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें भी उनकी बैक पे खड़ी हो सकती थी। अभी तो हालत ये है कि उसके बाद 26 नवंबर हो चुका है, मुदीदके का वाक़या हो चुका है और जो सियासी जमातें हैं वो भी सड़क पर निकलने से गुरेज़ा हैं। तो ऐसे में जो जजेस हैं वो क्या किसकी सर के ऊपर तहरीक चलाएंगे, जबकि कारकुन तो कोई है नहीं, वकला पीछे खड़े नहीं हैं मुकम्मल तौर पर, तो फिर जजेस किसके सर पे तहरीक चलाएंगे? जजेस तो तभी तहरीक चला सकते अगर वकला आपको नज़र आ रहा होता कि पीछे खड़े हैं, जैसे कि जजेस का जो हमने कंडक्ट देखा था, वकला का कंडक्ट देखा था चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस में।
तो वकला तो आपको पता है वैसे ही आधे डिवाइडेड हैं, और प्लॉटों के चक्कर में तो वो कहाँ खड़े हो रहे हैं आगे पीछे। कई दफ़ा कॉल्स दी गई हैं वकला तहरीक के लिए, मुजाहिरों के लिए बुलाया गया, कितने वकला आए हैं, चंद 100 भी नहीं इकट्ठे कर पाए। तो कहने का मकसद ये है कि फिर ऐसी सूरत में जजेस क्या चीज़ अपनी स्टेक पे लगाएं, जबकि उन्हें पता है कि पीछे खड़ा ही कोई नहीं है। तो वो टाइम बहरहाल फिर भी बेहतर हो सकता था अगर 26वीं तरमीम से पहले ही इस चीज़ को किसी भी तरह रेजिस्ट करने के लिए एक बाकायदा प्लान बना लिया जाता। लेकिन वो वक्त गुजर गया, तो अब आप उसके बाद नीचे से नीचे ही लगते गए हैं इस सिस्टम के, और अब आपके पास हालत ये है कि बिल्कुल आप बेख्तियार हो चुके हैं। और फिलहाल कोई इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि जिसमें जजेस के लिए, ख़ासतौर पर जो इंसाफ पसंद जजेस हैं, उनके लिए कोई किसी किस्म का सिस्टम में स्पेस बन रही हो या कोई उनकी सुनवाई हो। अब तो हालत ये है कि कॉम्प्लिकेटेड इतना हो गया ये सारा मामला। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक 26वीं तरमीम हुई, वो एक कंट्रोवर्शियल तरमीम थी, क्योंकि उसमें पहली बात ये कि सेनेट जो थी वो मुकम्मल नहीं थी, मेंबर्स कम थे उनके, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन नहीं हुए थे। कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं थी क्योंकि मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की गई थी उस वक्त। तीसरी बात, जो आपके मेंबर्स थे वो अबडक्ट हुए, और बहुत से लोगों ने इस बात का आके ख़ुद इजहार किया कि उनके साथ क्या मामलात हुए और किस तरीके से उन्हें ज़बरदस्ती ये तरमीम के लिए मजबूर किया गया। चौथी बात ये कि अगर आईनी और कानूनी प्रोसीजर भी देखा जाए तो जिस तरह एक डिस्कशन होनी चाहिए थी चीज़ों में ये वो, उसके ऊपर भी उसको फॉलो नहीं किया गया। तो वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की तरमीम थी, और उस तरमीम को ना सिर्फ ये कि इम्प्लीमेंट फ़ौरन कर दिया गया, बल्कि उसके तहत आगे जितनी चीज़ें होती गईं वो और कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाती गई। और अब बात आ चुकी है 27वीं तरमीम तक। तो मसला ये है कि अगर 27वीं तरमीम के नतीजे में एक आईनी अदालत बनती है, तो जो 26वीं तरमीम का केस चल रहा है, जो उसके बाद 27वीं तरमीम को भी यकीनन चैलेंज किया जाएगा, उसका भी केस आएगा, तो वो आईनी अदालत जो कि खुद इन तरमीमों के नतीजे में वजूद में आई होगी, क्योंकि अब 27वीं तरमीम इसलिए कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुकी है क्योंकि वो 26वीं तरमीम के बेनिफिट में बनने वाली आईनी अदालत के तरीके एक फ़ैसले से जो मखसूस नशिस्तें मिली उससे 2/3 मेजॉरिटी बनी। यानी एक गैर आईनी पे गैर आईनी, गैर कानूनी पे गैर कानूनी काम होता चला जा रहा है, और वो इतना उलझता बात वहाँ तक चली गई है कि जब आप इसको सुलझाने के लिए बैठेंगे तो आप पीछे किस चीज़ को खोलेंगे। 27वीं तरमीम को आप खोलेंगे तो पता चलेगा, उसको कोई चैलेंज करेगा तो कहेगा जी ये तो 26वीं तरमीम के नतीजे में जो आईनी बेंच बना था उसने फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों का, जिसके नतीजे में 2/3 मेजॉरिटी पूरी हुई थी। तो फिर आप पहले 26वीं तरमीम पे जाएंगे, फिर 26वीं तरमीम पे जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि वो जिन हालात में हुई थी उस वक्त तो वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अभी पीछे गिनवाए। तो ये इतना ज़्यादा इसको जिसको कहते हैं ना कि इतना मैस कर दिया गया है कि इसको सुलझाना जो है वो खासा मुश्किल हो चुका है। अब इसका हल जो है वो अगर कोई मैस मूवमेंट होती है तो वो होती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई आईनी और कानूनी तौर पर या कोई सिस्टम में रहते हुए कोई किसी किस्म की कोई इसमें तब्दीली आ सकती है तो वो इस वक्त दिखाई नहीं देती। इसलिए मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि जजेस कोई आईनी और कानूनी तौर पर ये लड़ाई लड़ सकते हैं। वो उन्हें ख़ुद भी अंदाज़ा हो चुका है कि इस गेम में उनकी हार हुई है, क्योंकि उन्होंने लड़ाई ठीक से लड़ी भी नहीं और वक्त भी ज़ाया किया। जब वक्त हो सकता था बेहतर लड़ाई लड़ने का तो तब वो उसके ऊपर स्टैंड नहीं कर सके थे। लेकिन अब ये सारी कहानियों के बाद असल बात ये है कि क्या इस मुल्क में इसी तरह जमहूरियत चलनी है? क्योंकि मैं कुछ नोटिस ये कर रही थी कि बड़े गैर महसूस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जमहूरियत की जो बिसात लिपेटी जा रही है तरमीमों के ज़रिए, आइन के जो आर्टिकल्स हैं उनको कॉम्प्लिकेट करके, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ करके और अदालतों को अपने शिकंजे में जकड़ के, जिस अंदाज से इस जमहूरियत को और फिर मीडिया की आज़ादी को दबा के, यही वो चीज़ें हैं, वही एलिमेंट्स हैं जो कि जमहूरियत को परवान चढ़ाते हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप मामला देख लें, जिस तरह हर जो आपका इलेक्शन है वो डिस्क्रेडिट होता गया। तो ये तमाम चीज़ें मिला के जमहूरियत को ख़त्म कर रही हैं, दफन कर रही हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि बजाय इसके कि तमाम कौम या उसके दानिश्वर तबका किसी तरह भी इस मामले पे खड़ा होता कि जी हाँ जमहूरियत को बचाना है, जमहूरियत को मजबूत करना है, बजाय इसके हम ये देख रहे हैं कि जो दानिश्वर तबका है वो बड़ी बारीक वारदात डाल रहा है और वो हमें ये समझाना शुरू हो गया कि जी चूंकि जमहूरियत फेल हो चुकी है, जमहूरी पार्टीज़ जो हैं वो डिलीवर नहीं कर सकी हैं, जो आपका जमहूरी सिस्टम है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के मिजाज और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उससे मैच नहीं करता, उसके साथ वो सिंक्रनाइज नहीं है। लिहाजा यहाँ पे लगता है कि ये मुल्क जमहूरियत के लिए बना ही नहीं है।
तो अब वो सपोर्ट ये कर रहे हैं कि इस लिहाज से अब जो सिस्टम चल रहा है, अगर ये हाइब्रिड सिस्टम है तो यही ठीक है, अगर इसको मज़ीद हाइब्रिड सिस्टम से निकाल कर आप किसी ऐसे मार्शल लॉ टाइप सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं तो उनके नज़दीक वो भी ठीक है, क्योंकि उनके ख्याल से जमहूरियत ने चूँकि डिलीवर नहीं किया तो लिहाजा इस तरह की इसकी रिप्लेसमेंट में कोई भी सिस्टम बनाया जाता है, चाहे वो फाशिज्म पे मुश्तमिल एक सिस्टम हो, चाहे वो आइन का पूरा हुलिया बिगाड़ के कोई सिस्टम हो, लेकिन वो समझते हैं कि जी वो फिर भी बेहतर होगा, क्योंकि जमहूरियत तो देखिए ना डिलीवर नहीं कर सकी। मैं अभी नजम सेठी साहब का क्लिप देख रही थी, वो भी कुछ इसी किस्म के इरशादात फरमा रहे थे। इसके अलावा कामरान शाहिद ने 2-3 मरतबा अपने प्रोग्राम्स में ऐसी बात की, गो के वो उसको बड़े लाइटर नोट पे कर रहे थे, लेकिन उनका भी मतलब यही था कहने का कि देखिए जी यही सिस्टम चल रहा है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, क्या ज़रूरत है जमहूरियत लाने की, क्या ज़रूरत है आपको ये बातें करने की कि जी कायदे आज़म ने ऐसा पाकिस्तान नहीं सोचा था, वैसा पाकिस्तान नहीं सोचा था, तो वगैरह वगैरह। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जानबूझकर ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि हमारी मुल्क में जो जमहूरियत है वो ख़त्म हो चुकी है और ये डिलीवर कर ही नहीं सकी, तो अच्छा ही हुआ ख़त्म हो चुकी है, और अब जो भी सिस्टम है ये बहुत डिलीवर कर रहा है और इसकी वजह से हमें इस सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा था कि ये एक गैर महसूस तरीके से इस तरफ एक नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट की गई है, ताकि जो 27वीं आईनी तरमीम के बाद हमारे मुल्क की एक शक्ल बनेगी, जो सिस्टम की शक्ल बनेगी, उस शक्ल को जो है वो पहले से ही लोगों के दरमियान एक ये डाल दिया जाए उनके जहन में एक्सेप्टेंस उसकी, और वो उसके लिए जो जवाज़ और बहाने हैं वो तराशे जाएं कि देखिए जी ये सिस्टम हमारे लिए क्यों ज़रूरी था। हालांकि अगर आप देखें तो सिस्टम कोई भी हो, सिस्टम फेल नहीं होता, सिस्टम को चलाने वाले लोग फेल होते हैं। आपने जमहूरियत मुल्क में चलने ही कब दी है जो आप कह रहे हैं कि जमहूरियत डिलीवर नहीं कर सकी? हकीकत तो ये कि मुल्क में कभी जमहूरियत एग्जैक्टली जिसको आप कहें 100% जमहूरियत वो रही कब है? हमेशा आपकी जो सियासी जमातें हैं वो किसी ना किसी तौर अंडर प्रेशर रही हैं, जब वो हुकूमतों में भी रही हैं। वैसे तो माशाल्लाह 30-35 साल वैसे डायरेक्ट हम डिक्टेटरशिप के दौर में रहे हैं, जब जर्नैलों ने इस मुल्क पर कब्जा किए रखा, और उसके बाद जो जमहूरियत वार आए भी हैं उसमें भी जो पीछे असल डोरियां थी वो तो यही लोग हिलाते रहे हैं। इन्होंने ना तो जमहूरी हुकूमतों को कोई दौर मुकम्मल करने दिया, कभी आपने सुना कि पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म 5 साल मुकम्मल कर सका हो। अलबत्ता जो डिक्टेटर्स हैं उनका 3 साल का दौर हुआ करता था, ये हमने बहुत सुना कि जो आया वो 3 साल के बाद हंसी खुशी गया नहीं, उसने पूरी कोशिश की या तो एक्सटेंशनें ले या फिर 10-10 साल हुकूमत डायरेक्ट कर ले, कुछ भी करे, लेकिन 3 साल के अंदर किसी का भी दिल नहीं किया कि वो कुर्सी छोड़ के चला जाए, और उसके लिए उसने किसी भी वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे भी नहीं करने दिए। तो कहने का मतलब ये कि हमारे मुल्क में जमहूरियत आई कहाँ जब आप कह रहे हैं कि जी वो डिलीवर नहीं कर सकी। या तो होता ना कि बड़े आपने पावर्स देकर, बड़े इलेक्शन जो थे वो साफ शफाफ करवा कर और हर तरह की साजिशों और रेशा दवानियों से बाज रहकर जमहूरियत को काम करने का मौका दिया, और फिर भी जो आपके पॉलिटिशियंस थे वो नहीं चल सके, तो फिर भी आप ये बात कहते अच्छे लगते। मुल्क में तो कभी आपने इस तरह का माहौल आने ही नहीं दिया कि जहाँ पे ऐसी जमहूरियत हो जिसको हम कहें कि जी हाँ बहुत पाकिस्तान के जो ताकतवर हुक्मरान हैं वो सिविलियन हुक्मरान हैं और जनाब वो अपनी मर्जी से फैसले ले सकते हैं। तो ये सारी कहानियाँ हमने क्या आपने खुद सुनी और सुनाई हमें। सारी ज़िंदगी ये दानिश्वर जो है जमहूरियत का राग अलापते रहे, सारी ज़िंदगी हमारे कान पक गई ये सुन सुनकर कि जनाब जो बदतरीन जमहूरियत भी है वो बेहतरीन आमरीत से फिर भी बेहतर होती है। तो जमहूरियत के ये राग अलापते थे, उसकी वजह ये थी कि इन्हीं जमहूरी और पॉलिटिशियंस के जो थे सियासी हुक्मरान थे उनसे ये लोग फ़ायदे उठाते थे। कोई इनमें से चेयरमैन पीसीबी बना, किसी ने कोई जो निगरान वजारत आला है वो उठा ली, कोई कोऑर्डिनेटर बन गया, कोई किसी चेयरमैन पैमरा बन गया, कोई कुछ बन गया। तो इन्होंने तो मज़े उठाए हैं, और ये तो वो मज़े हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं। अगर कोई अंडर द टेबल किसी ने कुछ ली हों चीज़ें तो वो मुझे नहीं पता, मैं बगैर सबूत इल्ज़ाम नहीं लगाती, लेकिन ये तमाम चीज़ें हक़ाइक़ हैं। इसमें कोई वो बात नहीं है कि जिसको कोई माने ना कि जी ये नहीं हुआ। तो सारी ज़िंदगी आपने जमहूरियत के नाम के ऊपर मंजन बेचे और उसके साथ आपने अपने आप को जमहूरी लिबादे उड़ाए और उससे आपने फ़ायदे उठाए, और उसके बाद अब आखिरी उम्रों में आकर आप लोग हमें ये बता रहे हैं कि जो सब हम पहले कहते रहे वो सब बकवास था। आज की हकीकत तो ये है कि जी डिक्टेटर्स बहुत अच्छे होते हैं, हाइब्रिड सिस्टम बहुत अच्छा होता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सिनर्जी वाले अल्फाज और वो पता नहीं और 2-3 इसी टाइप के अल्फाज हैं, किसी ने लिख के भेज दिए हैं, तो सारे वो इस्तेमाल करते हुए हमें बता रहे हैं कि देखिए जी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। लिहाजा पावर्स जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में नहीं जाएगी, हमें तो सारी
सारी दुनिया कच्चा चबा जाएगी, लिहाजा उनको पावर्स देना बड़ी ज़रूरी है। हमारा काम ये है कि हम अच्छी तरह से उनके जूते पॉलिश करते रहें। तो ये सब अब हमें मिलकर ये सबक पढ़ा रहे हैं और उसके नतीजे में जो मर्जी जुल्म हो, अवाम का कूड़ा करकट बन जाए, अवाम का कचूमर निकल जाए, वो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदालतें ख़त्म हो चुकी हों, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गला जो है वो मीडिया का दबाया जा चुका हो, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ये हमें फ़यूज़ व बरक़ात बता रहे हैं कि जी हाइब्रिड सिस्टम के फ़यूज़ व बरक़ात क्या होते हैं, किस तरह जब मिलिट्री डिक्टेटर्स के पास पावर्स होती हैं तो मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा होता है। अगरचे उसके जो मईशत के आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें वो बिल्कुल आपको मुख्तलिफ नज़र आते हैं। लोगों की आप सोच पढ़ें, मईशत को भी आप गोली मारें, लोगों की आप सोच पढ़ें, उनके चेहरे पे मायूसियाँ देखें, वो यहाँ से भाग जिस तरह जाना चाहते हैं, उनकी आप कभी कहानियाँ सुनें तो आपको पता चले कि एग्जैक्टली लोगों की इस वक्त कंडीशन क्या है और वो सोच क्या रहे हैं। लेकिन इनके चूँकि बैंक अकाउंट्स भरे हुए हैं तो इनको लगता है कि ये दौर बड़ा अच्छा दौर है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।